भैया जरा बाजार तक छोड़ दोगे क्या? 30 रुपए लगेंगे। 30 रुपए? अरे 10 रुपए में जाती हूँ मैं, चलो छोड़ दो। इतना कहते कहते इमरती रिक्शे में बैठ जाती है। अरे मैडम, मेरे रिक्शे पर कहाँ बैठ गई? 10 रुपए में कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, चलो उतरो मेरे रिक्शे से। इमरती और उसकी बेटी गरीब थे। आए दिन वो कभी सब्जी वाले से, दुकान वाले से चंद पैसों के लिए लड़ते रहते थे। आज वो रिक्शे वाले से लड़ रहे थे। भैया गिन चुन के हमारे पास 20 रुपए ही हैं। अगर आप हमें बाजार तक छोड़ देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अरे यहाँ हम तुम्हें कृपा करने वाले दिखते हैं क्या? अरे चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। और ओ मैडम, चलो तुम भी नीचे उतरो। तो उतर ही रही हूँ, तेरे इस खटारा रिक्शा पर बैठने का कोई शौक नहीं है। ये बोलते बोलते इमरती रिक्शे से उतर जाती है और रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। दूर से ही विद्या ये सब देख रही थी कि कैसे इमरती एक रिक्शे वाले से चंद पैसों के लिए लड़ रही थी। विद्या इमरती के पास आती है। बताओ भला इमरती, तुम एक रिक्शे के पैसे तो दे नहीं पा रही हो, और अकड़ तुम्हारी इतनी है कि बेटी की रजवाड़ी डोली लाना चाहती हो। अब तो मान जाओ कि तुम और तुम्हारी ये बेटी हमेशा ऐसे ही 10-10 रुपए के लिए भीख मांगोगे। देख विद्या, तुझे जो भी बोलना है मेरे बारे में बोल, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझी ना? और हाँ, अगर मेरी बेटी की रजवाड़ी डोली नहीं आ रही तो कौन सा तूने अपनी बेटी के लिए रजवाड़ी खानदान ढूंढ लिया? तुम्हें नहीं पता क्या इमरती? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता एक रजवाड़े खानदान में हो गया है। कल ही वो लोग मेरी बेटी को देखने आए थे। सिर्फ देखने आए थे, तभी उन लोगों ने मेरी बेटी को ना जाने कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए। और हाँ, वो जो कार देख रही हो ना बाहर, वो उन लोगों ने मेरी बेटी को गिफ्ट की है। अब बताओ अब क्या बोलोगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ना सही, कम से कम तेरी बेटी तो खुश रहेगी ना। अरे चलो चलो, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम गरीबों को। पता चल गया कि रजवाड़ी खानदान से रिश्ता जुड़ गया तो अब मीठी मीठी बात निकाल रही हो मुंह से। इतना बोल के विद्या वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं है विद्या, सुनो तो। अरे सुनो। विद्या की बेटी नेहल दरवाजे से माँ की सारी बातें सुन चुकी थी। विद्या जैसे ही नेहल के पास आती है, माँ आप ये सब क्या झूठ झूठ बोल कर आई हो? अरे तू चल अंदर, इन लोगों से ऐसे ही बात करते हैं। और झूठी तो बोला है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। लेकिन माँ इन सब की जरूरत ही क्या है? अरे तू चुप कर, चुपचाप घर में चल के चाय बना। नेहल चुप हो जाती है और अंदर चली जाती है। इधर इमरती और अवंतिका अभी भी बाजार जाने के लिए साधन ढूंढ रहे थे। माँ कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? चलिए ना, पैदल ही चलते हैं, धीरे धीरे बाजार पहुंच ही जाएंगे। चल अच्छा, पैदल ही चलते हैं। अब जब नसीब में पैदल चलना ही लिखा है तो कर भी क्या सकते हैं। दोनों गरीब माँ बेटी अब पैदल ही बाजार जाते हैं और सामान में थोड़ी सी सड़ी हुई सस्ती सब्जियां और कोटे का राशन लेकर सिग्नल पर खड़ी होती हैं। गाड़ियों का लंबा जाम लगा था, चिलचिलाती धूप में थी। उसी जाम में एक लग्जरी कार खड़ी थी जिसमें रजवाड़ी खानदान के लोग बैठे थे। वो बहुत देर से इमरती और अवंतिका को धूप में परेशान होते हुए देख रहे थे। कितनी देर से वो माँ बेटी धूप में परेशान है, भारी सामान भी लिए हैं। सिग्नल पर ऐसे बहुत लोग दिखेंगे माँ, छोड़िए आप, शीशा बंद कर लीजिए, उधर देखिए ही मत। ऐसे कैसे संजना, अब तो मैंने उन्हें देख लिया है। प्रेम के पापा, क्यों ना हम उन्हें अपनी कार में बुलाकर उनके घर छोड़ दें, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। और हम तो रजवाड़ी खानदान से हैं, दुखी लोगों की मदद करना तो हमारे खून में है। आपका हुक्म सर आंखों पर भाग्यवान। अगर आपका मन है तो आप बुला लीजिए। तो ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। रूपम अपने लग्जरी कार से उतर के उन लोगों को बुलाती है और कार में बिठाती है। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। वैसे आप लोग हैं कौन और हमें ऐसे अंदर क्यों बुला लिया? हम बहुत देर से आप लोगों को परेशान होते हुए देख रहे थे। देखिए, हमसे डरिए मत, हम रजवाड़ी खानदान के लोग हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप हमें अपने घर का रास्ता बताइए, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, वरना आजकल तो लोग देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। वैसे हमारे घर जाने के लिए यहाँ से सीधे जाने के बाद एक दाहिना लेना है और सीधे जाना है, हमारा घर आ जाएगा। प्रेम के पापा, सुन लिया ना आपने? हाँ हाँ, सुन लिया। प्रेम कौन है? बहुत सुंदर नाम है। दरअसल प्रेम मेरे छोटे बेटे का नाम है। अच्छा अच्छा, ज्यादा छोटा है क्या आपका बेटा प्रेम? अरे नहीं नहीं, प्रेम के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये आगे बैठा है हमारा प्रेम। अच्छा अच्छा, तो कैसी लड़की चाहिए आपको? सीधी और संस्कारी लड़की। वैसे आपकी बेटी है ना? हाँ हाँ, इसके लिए भी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अरे क्या संयोग है, देखने से आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। क्यों ना आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से ही करा दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इतने बड़े रजवाड़ी खानदान में जाएगी। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है।
तो तय रहा, कल हम आपके घर रोके के लिए आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। समधन जी, आपका घर आ गया। अरे भाई जी, ठीक है, हम उतर जाते हैं। इमरती और उसकी बेटी अवंती लग्जरी कार से उतरती है। उसी वक्त विद्या उन्हें देख लेती है। जैसे ही कार वहां से जाती है, विद्या इमरती के पास आती है। ये लोग कौन थे जिनकी गाड़ी से तो उतरी है? ये वही है जो मेरी बेटी के लिए रजवाड़ी डोली लेकर आएंगे। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। अरे औकात भूल गई हो क्या अपनी? अरे तेरी बेटी तेरी झोपड़ी से निकल के अब दूसरी झोपड़ी में ही जाएगी। तुम लोगों की इतनी औकात है, हम जैसों का मुकाबला तो तुम कर भी नहीं सकते हो। वो तो वक्त बताएगा। इतना बोल के इमरती वहां से चली जाती है। इधर कार में संजना रूपम से बोलती है, माँ जी, आप उस गरीब को मेरी देवरानी बनाएंगी? गरीब है तो क्या हुआ, हमारे घर आके वो भी अमीर हो जाएगी। अब मुझे इस पर बहस नहीं चाहिए, कल हम रोके के ले जा रहे हैं, बस बात फाइनल है। रूपम की बातों से संजना का मुंह बन जाता है। अगला दिन यानी रोके का दिन आ जाता है। अवंती बेटा तैयार हो जा, तेरे रजवाड़े ससुराल वाले आते ही होंगे। उनके कपड़ों की तरह ही देख, मैंने तेरे लिए रजवाड़ी अनारकली मंगाई है किराए पर। अब जल्दी से तैयार हो जा, रजवाड़ी कपड़ों में तुझे देखकर तेरी सास और खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। कुछ ही देर में रूपम और उसके रजवाड़ी खानदान के सभी लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों से आते हैं। इमरती उनके स्वागत के लिए जाती है। आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे छोटे से घर में। अब हम समधन हैं, छोटे या बड़े नहीं। आप बिल्कुल भी छोटा महसूस मत कीजिए। एक समय था जब हम भी ऐसे ही रहते थे, तो हमें भी इन सब चीजों की आदत है। इमरती रूपम और बाकी सभी को घर के अंदर लेकर जाती है, जहां नीचे जमीन पर चादर बिछी होती है। आइए बैठिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रूपम और बाकी सभी घर वाले नीचे चादर पर बैठते हैं। एक तरफ अवंती भी बैठती है। अजी सामान मंगाइए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर सारा सामान ले आओ। ड्राइवर एक एक करके सारा सामान लेकर आता है। ये ले बेटा, ये लाल चुनरी रोके में उड़ाई जाती है और ये नारियल दिया जाता है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके साथ ये ज्यादा नहीं, कुछ कैश है, ये कुछ गहने हैं, कुछ कपड़े हैं और बाकी और भी सामान जैसे बेड, सोफा, टीवी, एसी, ये सब बाहर है। ये सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, रोका ही तो था। और ये हीरो के गहने, इतने महंगे रजवाड़ी कपड़े, इतना सारा कैश, ये सब बहुत है रूपम जी। ये सब हमारा प्यार है, प्लीज इसे मना मत कीजिएगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते कि आपको अच्छा ना लगे। आप इतने प्यार से इतना सब कुछ लेकर आई हैं तो ठीक है। वैसे ही इमरती जी, हमारे रजवाड़ी खानदान में शादी के वक्त रजवाड़ी डोली आती है, तो आप मुझे बता दीजिए कि शादी की व्यवस्था कहाँ करें कि रजवाड़ी डोली आसानी से आ सके। हमारे घर के सामने इतना बड़ा खेत है, हम यहीं पे शादी करेंगे। रजवाड़ी डोली लाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, हम सारी व्यवस्था करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहू के लिए सब करना हमारा फर्ज है। हम चलते हैं अब। रूपम और उसके परिवार वाले अपनी लग्जरी गाड़ी से वहां से चले जाते हैं। इमरती उन्हें विदा करके घर में आती है। उसके पीछे पीछे ही विद्या भी रूपम के घर में आ जाती है और इतना सारा सामान देखकर हैरान रह जाती है। क्यों इमरती, कौन सा काला जादू करके इतने अमीर घर आने से अपनी गरीब बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई है? ये तो सब भगवान की कृपा है। ये लो मिठाई खाओ, अवंती के ससुराल से आई है। अरे इस पे तो मैं थूकू भी ना। पता नहीं कैसे गवार लोग हैं जो तुम जैसे गरीबों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। इतना कह के विद्या वहां से चली जाती है। शादी का दिन आता है और दरवाजे पर बारात आ चुकी होती है। माँ, मेरी भी ऐसी रजवाड़ी डोली आएगी ना, जिसमें 5 हाथी, घोड़े और रथ होगा, जिसपे मैं महारानियों की तरह बैठूंगी और मेरे बगल में दासियां मुझे पंखा कर रही होंगी, जैसे अभी अवंती और उसका होने वाला पति बैठे हैं अपने अपने रथ पे। ये सब ख्वाब देखना बंद कर, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये सब कर सके। अवंती अपनी रजवाड़ी डोली में बैठी हुई थी। पूरा मोहल्ला सिर्फ अवंती और प्रेम की रजवाड़ी डोली को ही देख रहा था। रजवाड़ी डोली हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। बताओ, इमरती का भाग्य कितना तेज है कि अपनी बेटी का ब्याह रजवाड़ी खानदान से करवा रही है। वही तो, इंसान तो छोड़ो, हाथी और घोड़ों को भी सोने का वस्त्र पहनाया और रथ भी सोने का। ना जाने कितनी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी अवंती। कुछ ही देर बाद दूल्हा रथ से नीचे उतरकर मंडप में जाकर बैठता है, जहां बच्चे आकर दूल्हे का पैर छूते हैं। अरे अरे बच्चों, ये लो, आशीर्वाद तो लेते जाओ। अरे प्रेम बेटा, इतने सारे पैसे बच्चों को थोड़ी दिए जाते हैं। कोई बात नहीं आंटी, शादी में इतना उड़ाना तो बनता है ना। बाप रे, बच्चों को आशीर्वाद में 10-10 हजार कौन देता है?
कुछ देर बाद प्रेम और अवंती की शादी हो जाती है, जिसमें खूब सारे पैसे, सोना चांदी ये सब लुटाया जाता है। शादी के बाद जूता चोरी के लिए लड़की अपने जीजा के पास आती है। जीजू, सुना है आपके पास बहुत पैसा है, तो आपको हमें 51,000 देने होंगे, तभी आपके जूते मिलेंगे। अरे ये लो, पूरे 5 करोड़ का चेक है, ये तुम्हारे लिए। अब तो मेरे जूते लाके दे दो। 5 करोड़ जूता चोरी में? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं, ये सपना नहीं, सच है। 5 करोड़ सुन के पूरा मोहल्ला हैरान रह जाता है। कुछ ही देर में अवंती की विदाई हो जाती है और अब अवंती अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसके स्वागत के लिए सोने के बिस्किट का रास्ता बनाया गया था। आओ बेटा, तुम दोनों को इस घर से होते हुए घर के दरवाजे तक जाना है और फिर गृह प्रवेश करना है। इतनी हरियाली के बीचों बीच इतना बड़ा घर, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई शहर बसा हो। सच में बाहर से घर बहुत सुंदर है। और माँ जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा गृह प्रवेश के लिए मैं सोने के बिस्किट पर से होकर जाऊंगी। जब माँ के कान की बाली टूट गई थी तो हम एक एक पैसा जोड़ के सुनार के पास गए थे, फिर भी सुनार ने बाली नहीं बनाई। और आज एक दिन ऐसा है कि इतना सारा सोना मेरे कदमों के नीचे है। अरे चले जाओ, भागो यहाँ से। 20,000 की बाली के लिए सिर्फ 5,000 लेकर आई हो, और वो भी चिल्लड़। अरे तुम जैसे गरीबों को तो दुकान में भी नहीं घुसना चाहिए। चलो भागो यहाँ से आप। अवंती बेटा कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही। तो चल अब गृह प्रवेश कर बहू। जी माँ। अवंती का गृह प्रवेश हो जाता है। ये घर कितना सुंदर है। रजवाड़ी घर में आना मेरा सपना था, जो आज सच हो गया। आज से बहू तुम इस घर की मालकिन हो। अच्छा वो सब छोड़, तू बहुत थक गई होगी, जाके आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई है, तो तुम्हें तैयार होके सबके लिए खाना भी बनाना है। तेरा रजवाड़ी पोशाक मैंने तेरे कमरे में रखवा दिया, कल वही पहनना। ठीक है माँ। अवंती अपने कमरे में चली जाती है। अगला दिन आता है। अवंती रजवाड़ी पोशाक, भारी भारी गहने पहन के तैयार होके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पसंद किसकी है? हाँ, आपकी ही पसंद है। ये लो बहू, ये तुम्हारा तोहफा है। नवनीत अवंती को एक डिब्बा देता है जिसमें नई लग्जरी कार की चाबी होती है। पापा जी, इतनी महंगी कार? हाँ, खास तेरे लिए। घर में हम सब के पास एक एक कार है, तो अब तुम्हारे पास भी तो होनी चाहिए। पापा जी ने अवंती को मुझसे ज्यादा महंगी कार दी है। इस गरीब को इतनी महंगी कार देने की क्या जरूरत थी? ये लो संजना, ये पेपर्स हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मुंबई सी फेसिंग फ्लैट में तुम्हारे नाम करता हूँ। मेरा और संजना का भी एक फ्लैट है वहाँ पे, अब तुम्हारा भी होगा। क्या? इतना महंगा तोहफा? संजना तुम चुप रहो। भैया, लेकिन इतना महंगा तोहफा मैं क्या करूंगी इसका? रख ले बहू, ये ले बहू, मेरी तरफ से हीरो का 9 लाख हार, तुझ पे बहुत जचेगा। जो भी मिलता जाए रखती जा, हम तो बहुत खुश हो जाते अगर हमें ये सब मिलता तो। माँ जी, ये हार भी बहुत महंगा है। अरे कुछ महंगा नहीं है, ये सब तो हमारा प्यार है, रख ले बेटा। लेकिन माँ जी, मेरी मुंह दिखाई में इतना सब कुछ तो नहीं मिला था। रुकिए भाभी, अभी मेरा तोहफा बाकी है। अवंती, ये मेरी कंपनी के 50% शेयर के पेपर्स हैं जो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तुम्हारी पहली रसोई का ये तोहफा है। प्रेम जी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बहू, तू रख। महंगी गाड़ी, महंगा फ्लैट, 9 लाख का हार और अब 50% कंपनी के शेयर भी। मुझे तो इतना सब कुछ नहीं मिला था, तो इस गरीब को क्यों ये सब मिल रहा है? संजना, इस घर की मालकिन तुम भी तो हो, तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो बताना हमें। मतलब मैं जब बोलूंगी तब मुझे ये सब मिलेगा, वरना नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा ही है माँ। इस गरीब को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रहे हैं आप लोग। इतना बोल के संजना वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त होता है। अवंती किचन में जाती है, जहाँ पे पहले से संजना खाना बना रही होती है। भाभी, मैं कोई मदद करूं? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझसे दूर ही रहो तुम, समझी? ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे जाने से आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अवंती किचन से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। तभी प्रेम बोलता है, माँ, परसों अवंती का जन्मदिन है। अरे वाह, तब तो हम जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं माँ, अब बस अवंती के परिवार वालों को और आस पड़ोस के लोगों को इनवाइट करना बाकी है। तो ठीक है अवंती बेटा, तुम सबको अपने जन्मदिन का न्योता भेज देना याद से। ठीक है माँ, मैं माँ को बोल दूंगी और माँ बाकी पड़ोसियों को भी बोल देंगी। ठीक है फिर। आज तक मेरे मायके के पड़ोसियों को न्योता नहीं मिला, लेकिन इस गरीब के मायके के पड़ोसी भी आएंगे। वाह,
सभी लोग खाना खा के सोने चले जाते हैं। 2 दिन बाद अवंती का जन्मदिन आता है। रजवाड़े परिवार में अवंती के जन्मदिन की खूब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। फूलों और लाइट से रजवाड़े घर को सजाया जाता है। जन्मदिन में अवंती की माँ और सभी पड़ोसी विद्या, प्रमिला और उषा भी आते हैं। आइए माँ, आइए आंटी जी, आप सब इधर बैठिए। अरे वाह बेटा, तू तो एकदम रजवाड़ी खानदान की बहू लग रही है इन कपड़ों में। भारी रजवाड़ी लहंगा और हीरे जवाहरात के गहने। मुझे तो लगता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया अवंती। सच में तू बहुत सुंदर लग रही है इन रजवाड़ी पोशाक में। हाँ अवंती, तू बहुत सुंदर लग रही है, और हाँ, तुझे जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। सच में अवंती, आज तू रानी जैसी लग रही है। धन्यवाद भाभी। अवंती सबसे बात कर रही होती है, तभी रूपम की आवाज आती है। अवंती बेटा, केक आ गया, आजा केक कट करते हैं। आई माँ। अवंती सबको लेकर केक कट करने जाती है। आइए भाभी, आप भी मेरे साथ केक कट करिए ना। मुझे नहीं करना। क्या बात है भाभी, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हैं? आज मेरा जन्मदिन है, आप फिर भी मुझसे ऐसे बेरुखी से बात कर रही हैं। संजना बहू, कटवा लो केक अवंती बहू के साथ। भाभी, मुझे पता है आपको मेरे तोहफों से दिक्कत है ना, आप चिंता मत करिए, मैं सारे तोहफे आपको दे दूंगी, चाहे वो कार हो या फ्लैट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी बड़ी बहन की तरह रहें। देख ले संजना, तुझे ऐसी देवरानी मिलती जो बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार है। अब तो मान जा। सच में अवंती, क्या तुम मुझे अपने सारे तोहफे दे देती? हाँ भाभी। मुझे माफ कर दो अवंती, तुम्हारी गरीबी से दिक्कत और अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया था मुझे कि सही और गलत का फर्क ही भूल गई थी मैं। मुझे माफ कर दो अवंती, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको माफ किया। अब मेरे साथ मेरे जन्मदिन का केक कट करवाइए और खुश हो जाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर केक कट करूंगी। इसी तरह से संजना भी अब अवंती से अच्छे से बात करने लगती है और इस तरह से अब सब मिलकर अवंती का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं।